हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोग परसेंटेज के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आज हम लोग परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सबसे पहले हम लोग सेट थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के पूछे जाते हैं। पहले थोड़ा सा मैं उसके फॉर्मूलाज को आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेट थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि आपने जरूर देखा होगा ये फॉर्मूला NA यूनियन B, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वन बाय वन। और तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो कि सेट थ्योरी से रिलेटेड है। परसेंटेज में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? एक परीक्षा में 65% छात्र मैथ्स में, 48% छात्र फिजिक्स में तथा 30% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं। तो आपको पता करना है कि कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला जो अभी तुरंत मैंने आपके सामने लिखा, और सेकेंड मेथड वेन डायग्राम की मदद से भी बना सकते हैं। तो हम दोनों मेथड्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड, सबसे पहले सेट थ्योरी फॉर्मूला के हिसाब से, तो सबसे पहले NA 65% प्लस फिजिक्स में पास करने वाला 48% और दोनों में जो पास किया है वो दिया हुआ है 30%। अब जरा देखिए टोटल कितने पास किए, 65 एंड 48, 65 एंड 8 73 एंड 40 113 में से 30 गया, 113 में से 30 गया तो 83%। तो 83% आपका पास किया। तो फेल कितना किया होगा? तो फेल जो किया होगा वो 17% ना किया होगा फेल, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है। तो 83% आपका पास किया तो 17% क्या किया? फेल कर गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 17%, राइट। एक तो ये फॉर्मूला सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, NA यूनियन B, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो 83% पास किया तो 17% फेल किया होगा। इसको आप सेकेंड मेथड से भी एक बना सकते हो, वेन डायग्राम्स। टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग सेकेंड मेथड से। ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया। दो सब्जेक्ट थे इसलिए दो डायग्राम बनाया, तीन होते तो तीन बनाता। ये पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहलाता है। तो ये मान लिया मैंने मैथमेटिक्स के लिए, मैथ्स के लिए ये डायग्राम, और ये मान लिया फिजिक्स के लिए। ओके, सबसे पहले बोथ 30% पास्ड इन बोथ, तो इसको सबसे पहले हम लोग यहां फिल करेंगे 30% जो कि दोनों में पास किया है। अब टोटल मैथमेटिक्स में पास करने वाले 65% है, 30% हम लोग ले चुके हैं। तो जो मैथ्स टोटल 65% है तो ओनली मैथ्स 35% ना होगा, तब ना 35% एंड 30% 65% होगा। फिजिक्स में टोटल पास करने वाले हैं 48%, तो 30% हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो यहां फिजिक्स में ओनली फिजिक्स में पास करने वाले 18% ना होंगे। अब तीनों को जोड़ दिया जाए, टोटल पास तो 35% प्लस 30% प्लस 18%। अब जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे तो यू विल गेट 83%। तो 83% आपका टोटल पास किया, पास। तो क्लियर है, ऑब्वियस है 83% पास
तो 17% फेल, 17% फेल। 100% में से 83% माइनस कर देंगे, क्योंकि कोई भी चीज 100% होता है, उसमें से 83% लोग पास कर गए तो 17% फेल करे होंगे, तो यही आंसर हो गया। तो वही मैं कह रहा था, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, कम से कम 2 मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। चलो, अब इसी तरह का आपके सामने एक और क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 72% of the students of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both, then the total number of students in the class is. कह रहा है कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो 40% नहीं, 40 छात्रों ने, ये 40 छात्र होंगे, यहां देख सकते हो आप 40 छात्र है, गलती से परसेंट ये हो गया था। 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा सब जगह परसेंट था, यहां पे आप देख सकते हो 2 जगह परसेंट है, एक जगह नंबर है, वैल्यू है। तो इसको भी वही फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। तो चलो पहले मेथड से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला से, सेट थ्योरी वाले फॉर्मूला से। फर्स्ट मेथड, ओके, फर्स्ट मेथड एन ए यूनियन बी। तो देखो 72% प्लस 44%, इंटरसेक्शन का परसेंटेज में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग उसका पता करेंगे, बायो और मैथ्स। तो एन बी इंटरसेक्शन एम, बी फॉर बायो, एम फॉर मैथ्स, इक्वल्स टू सब मिलके 100% ना। ओके, तो यहां से हमें बी इंटरसेक्शन मैथ्स का परसेंटेज वैल्यू निकल गया। ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है कॉमन, 16%। 72 प्लस 44 116, 116 माइनस 100 तो 16%। अब देखो भैया 16% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 40। अब हम लोग इक्वेट कर सकेंगे 16% इक्वल्स टू 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। तो 100% ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, तो 100% विल बी हाउ मच, तो 40 into 100 divided by 16. When you solve it, you will get 250. After solving it, you will get 250. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली 250 आएगा, यानी उस कॉलेज में कुल कितने छात्र थे, 250 स्टूडेंट्स थे। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। तो यही बात का ख्याल रखना है, कभी कभी हो सकता है ये तीनों वैल्यूज दिया रहे, एन ए, एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, कभी कभी हो सकता है कि 2 वैल्यू दिया रहे, एक वैल्यू परसेंट में ना दिया रहे, तो उस स्थिति में इस तरह से हम लोग बना बैठेंगे। तो ये तरीका है, ये तो पहली विधि हुई। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, जिसका नाम है, बार बार मैं कह रहा हूं, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये डेफिनेटली कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हो, कभी ना कभी रेलवे हो एग्जाम्स में, तो कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए पास्ट में। इत्मीनान से ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। यही रीजन है कि हम लोग आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ करके आपके सामने पेश करते हैं, ताकि सारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम लोग जैसे कि वादे के अनुसार बोल रहे हैं कि सेकंड मेथड से भी इसे बनाया जा सकता है, तो चलते हैं, देखते हैं सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वेन डायग्राम से। तो देखिए वेन डायग्राम है, ऐसा आपने देखा ही होगा बहुत जगह सॉल्यूशन में। तो ये मैंने ये बना दिया, एक को मैंने मैथमेटिक्स ले लिया एम, और दूसरा मान लिया बायो। एक और होता तो एक और सर्कल हम लोग ड्रॉ करते, लेकिन 2 ही सब्जेक्ट है इसलिए 2 सर्कल। ओके, ये पार्ट मिसिंग है, ठीक है, तो ये पार्ट नहीं दिया हुआ है,
कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने परसेंट है, तो यहां हम लोग ले लेंगे x। अब बताइए मैथ्स पढ़ने वाले टोटल हैं, ये बायो पढ़ने वाले टोटल हैं 72%। तो ओनली बायो कितना होगा 72 माइनस एक्स, ये इधर वाला मैथ्स को मान लिया है मैंने। 44% मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो ओनली मैथ्स कितना होगा, क्योंकि एक्स आप ले चुके हो, तो 44 माइनस एक्स। अब बताइए इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल। 44 माइनस एक्स प्लस 72 माइनस एक्स इक्वल्स टू 100। यहां पे एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 16। तो ये जो 16 यूनिट आया, यानी 16% कह सकते हो या यूनिट कह सकते हो, ये 16 यूनिट जो आया हमारा, उसकी वैल्यू दे रखी है ना 40। 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में 40, तो 16 यूनिट बराबर 40। यहां मैं लिख देता हूं 16 यूनिट इक्वल्स टू 40। तो कोई भी टोटल स्टूडेंट्स तो 100% होता है, यानी 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 250, जो अभी पिछले बार में भी मैंने सॉल्व करके बताया। तो इस तरह से भी, इस अंदाज से भी आप आंसर कर सकते हो, कर बैठ सकते हो। तो कभी कंफ्यूज मत होना इस तरह के सॉल्यूशन को देख करके। एक तो फॉर्मूला से बना सकते हैं डायरेक्टली, और दूसरा वेन डायग्राम की मदद से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, अब कुछ ज्यादा खास है नहीं, क्योंकि एक दो एग्जाम्पल काफी होता है स्टूडेंट्स के लिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए। और हम मानते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो वॉच कर रहे हैं सारे बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हार्ड वर्किंग है। चलिए अब देखिए फिर से, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, बट 40% पास्ड इन बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में पास किए, 70% मैथमेटिक्स में पास किए और 40% दोनों विषय में पास किए, सफल हुए, पास किए। अगर 2500 2500 कैंडिडेट भाग लिए हों उस एग्जाम में, तो बताइए कितने लोग पास किए कुल मिला के। तो फिर से वही बात, फिर से फॉर्मूला की अगर बात करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंग्लिश में पास करने वालों का तादाद दिया हुआ है परसेंटेज में 60%, प्लस मैथमेटिक्स में 70% और दोनों में 40%। बस ये तो डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है भैया। तो यानी 90% ना पास, 60 प्लस 70 130, 130 माइनस 40 90%। अब आप लोग डायरेक्ट 2500 टोटल कैंडिडेट दिया हुआ है, उसका 90% ना निकाल लेंगे, वही ना आंसर हो जाएगा। टोटल कितना पास किया, तो 2250, ये हो गया आंसर। ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। तो एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा तो वेन डायग्राम वाला आप अभी जस्ट लर्न किए ही हो। तो 2250 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड था, गिवन था। इसको आप इस तरह भी बना सकते हो वेन डायग्राम की मदद से। ये आप देखिए, ये पोर्शन दिया हुआ है 40% पास इन बोथ, यानी ये मान लिया इंग्लिश, ये इंग्लिश का डायग्राम और इधर वाला मैथमेटिक्स का, मैथ्स दोनों। सबसे पहले याद रखना, वेन डायग्राम जब भी आप सॉल्व करोगे, पहले हम लोग भरते हैं इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट को, उसके बाद ओनली में आएंगे। तो कॉमन पार्ट को पहले भरो। कॉमन मतलब 40% पास इन बोथ, तो सबसे पहले यहां 40% फिल करेंगे। अब देखा जाए इंग्लिश में टोटल पास किया है आपका 60, आप 40 ऑलरेडी ले चुके हो, तो ओनली इंग्लिश अगर कोई पूछे तो कितना होगा 20। 40 ले चुके हैं, तो ओनली इंग्लिश में कितना पास करेंगे 20%, तब जाके ये 60% होगा। ओके, अब मैथमेटिक्स में देखते हैं 70%, जो 40% ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ओनली मैथ्स कितना हो जाएगा 30%। अब तीनों को ऐड करो, देखो 90% ना पास करता हुआ नजर आ रहा है कुल मिला के। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि कितने कैंडिडेट्स फेल हुए, तो अपन लोग बोलते 10% फेल हुए, 2500 का 10% 250 हुए।
लेकिन आपसे सवाल किया गया अंतिम लाइन में, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड एट द एग्जामिनेशन, जो पास किए एग्जामिनेशन में। तो डायरेक्ट हम लोग 2500 का क्या निकाल लेंगे, 90% ना, 9/10 यानी 2250। 90% मीन्स 9/10। मैंने परसेंटेज में बार बार कहा है डे 1 से, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, कि परसेंटेज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, खास करके कॉम्प्लिकेटेड जो परसेंटेज वैल्यू होते हैं उसका फ्रैक्शनल वैल्यू जानना। आई रिपीट, जैसे आपको बताया गया था 62/3% इक्वल्स टू हाउ मच, 1/15, 10% इक्वल्स टू हाउ मच, 1/10, 12.5% इक्वल्स टू हाउ मच, 1/8, 16/3% इक्वल्स टू हाउ मच, 1/6, 20% equals to how much, 1/5, 25% 1/4, 28 4/7% equals to 2/7, 42 6/7% equals to 3/7। तो ये सब चीजें हमेशा आपकी जुबान पे होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट बेटर। ओके, अब ये सब अब नहीं करके रखोगे तब आप पीछे हो जाओगे। कर तो करेंगे सब लोग, सबको पता होता है, बट शॉर्टकट वे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ कंठस्थ करने की भी चीजें होती है जो कि आपका समय सेव करेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट, अब तो वो बातें हो गई सेट थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चंस था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आया है। In a test, a student got 30% marks and failed by 25 marks. In the same test, another student got 40% marks and secured 25% marks more than the essential minimum marks. The maximum pass marks for the test was. ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है, उसे उत्तीर्ण से 25% नहीं 25 अंक अधिक मिलते हैं। ठीक है, अंक, यहां मार्क्स होगा, मैं करेक्शन कर दे रहा हूं, यहां पे मार्क्स, $25 मार्क्स। देखो क्यों, यहां देखो, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वह 25 अंकों से असफल, यहां पे 25 अंक है। अनदर स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड सिक्योर्ड 25 मार्क्स मोर देन द एसेंशियल मिनिमम मार्क्स। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को आप 1 सेकेंड में उड़ा सकते हो अगर चाहो तो। देखिए 30% है ना, और 40%, 30% और 40% के बीच का डिफरेंस कितना है, 10%। यहां पे 25 कम और 25 ज्यादा, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का, क्योंकि एक -25 है और आगे एक +25 है, तो -25 और +25 के बीच का डिफरेंस होता है 50 का, जीरो मत कहना, 50 का। तो यहां 30 और 40 के बीच 10% और यहां 25 और 25 के बीच का डिफरेंस 50, तो 10% इक्वल्स टू 50। तो कोई भी एग्जाम का टोटल मार्क्स 100% ना होता है, तो 10% इक्वल्स टू 50, देन 100% इक्वल्स टू 500। 10 बराबर 50 के, तो 100 बराबर 500 के, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 500। ओके, तो ये हो जाएगा 500 इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो मैंने उस हिसाब से बताया जिस हिसाब से आप एग्जाम में बना सकते हो। कुछ बच्चों को हो सकता है ना समझ में आया, तो उसके लिए कंसेप्ट जरूरी है। तो चलो कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्यों मैंने इतना फटाफट कैसे बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं 2 सेकेंड में। चलो ये देखो, ये फिर से समझ लो, ये शॉर्टकट हो गया। एग्जाम में इसी तरह से रिएक्ट करना होगा आप सभी को। 30% और 40% के बीच का डिफरेंस कितना है, 10% अंतर, और एक 25 कम लाया, एक 25 ज्यादा लाया, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 का। तो 10% बराबर 50। तो कोई भी एग्जाम का कुल मार्क्स कितना परसेंट होता है, 100%, 100। कोई भी चीज 100%, मैं बार बार कह चुका हूं अपने पास्ट लेक्चर्स में भी, किसी भी पर्सन का इनकम 100%, किसी भी
कोई भी नंबर 100%, कोई भी एग्जाम का फुल मार्क्स 100%, कोई भी चीज 100% होता है, 100% होता है। ठीक है, हम सभी का ब्रेन भी 100% है, कुछ लोग उसका आधा यूज करते हैं तो उसको कहते हैं हाफ माइंड, मीन 50% वो यूज कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज 100% होता है शुरुआत में, राइट। चलो ये तो हो गया शॉर्टकट। अब इसको हम लोग बाई कंसेप्ट कैसे बनाएंगे, एक्स लेके अब बना रहे हैं। अगर इसको डिटेल में बनाना होता तो इस तरह बनाते, लेट फुल मार्क्स, माना कि अधिकतम अंक है x, ठीक है, उस एग्जाम का फुल मार्क्स मान लिया x। अब देखो बच्चों, एक बच्चे ने 30% लाया, बेचारा 25 से फेल हो रहा है, यानी 30% ऑफ x लाया होगा, फुल मार्क्स का 30%, वो 25 मार्क्स से पिछड़ रहा है। तो उस बच्चे की डिमांड होगी, भाई साहब मुझे 25 मार्क्स दे दो ना पास कराने के लिए, तो मैं क्या करूं, प्लस 25 दे दूं, तब जाके ना ये पास करेगा, पहला कैंडिडेट, तब जाके ये पास कर पाएगा। दूसरे कैंडिडेट की क्या स्थिति है, 40% मार्क्स लाया, लेकिन पता है ये 25 ज्यादा ले आया, तो अगर इसमें मैं 25 माइनस भी कर दूं तब भी तो वो पास करेगा ना, बोलो। तो ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल, वो भी पास ये भी पास। एक में प्लस 25 देना पड़ा क्योंकि वो फेल हो रहा था पास कराने के लिए, एक में से 25 माइनस किया क्योंकि वो ज्यादा ले आया था, तो उसे पास तक इक्वेट करने के लिए। तो देखो ये दोनों पास पास हो गया। अब इसको इक्वेट कर दो तो आ गया आपका आंसर 30% ऑफ x प्लस 25 इक्वल्स टू 40% ऑफ x माइनस 25। अब इधर ले आओ तो 50 इक्वल्स टू 10% ऑफ x, तो 50 इक्वल्स टू 1/10 ऑफ x, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 500। तो ये आपका प्रॉपर कंसेप्ट हो गया। लेकिन इस तरह से आप बनाने में टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसका नाम दिया डिटेल। शॉर्टकट वही है, डिफरेंस देख लेना 10% और उधर का डिफरेंस देख लेना, उसको इक्वेट करके 100% निकाल बैठना, तो वो आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। In a village, each of the 60% of families has a cow, each of the 30% of families has a buffalo, and each of the 15% of families has both a cow and a buffalo. In all, there are 96 families in the village. How many families do not have a cow or a buffalo? मैं बता चुका हूं अभी तुरंत। फिर से इसमें आप सेट थ्योरी लगाओगे, बोथ की जहां जहां बात होगी, बोथ, ऑल थ्री, तो वहां सेट थ्योरी का फॉर्मूला यानी वेन डायग्राम लगा सकते हो या सेट थ्योरी का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखिए भैया, फिर से 60%, ये तो आप लोग खुद से भी बना सकते हो, प्लस 30% और दोनों यानी वो माइनस। तो बताइए काऊ और बेफेलो टोटल कितने हुए, 60 प्लस 30 90, 90 में से 15 चला गया, 90 में से 15 चला गया तो 75%। 75% के पास क्या क्या है, काऊ और बफेलो दोनों है, काऊ एंड बफेलो, ठीक है, 75% के पास। अब आपको पूछा क्या गया है, कुल परिवार है उस गांव में 96, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए ना गाय है ना भैंस है, कितने लोगों के पास। तो 75% के पास अगर गाय और भैंस है तो जाहिर सी बात है 25% के पास कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज 100% होता है, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, 75% के पास गाय और भैंस है तो 25% के पास कुछ नहीं होगा। तो 25% ऑफ क्या निकाल लेंगे, 25% ऑफ 96, 96 फैमिली था ना, 25% मतलब 1/4 ऑफ 96, यानी ये 24 हो गया ना। तो कितने फैमिली के पास कुछ नहीं है, डू नॉट हो गया, ये कुछ नहीं है, डू नॉट, ना गाय है ना भैंस है। 25% ऑफ 96 यानी 24 फैमिली के पास ना गाय होगा ना भैंस होगा। तो ये हो गया ऑप्शन बी आपका आंसर, राइट। तो इस अंदाज से बनाते चले जाना है इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, मैं नहीं समझता अब किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही कहानी, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को बार बार आपके सामने देने का हम लोग का क्या मकसद है, किस तरह के क्वेश्चन पर आपकी ग्रिप मजबूत हो जाए। यही रीजन है कि बार बार 2 4 5, चलो हमारा ही वक्त आपका ही वक्त मान लो, ठीक है, आप कुछ बच्चे बना के बैठ भी गए होंगे,
लेकिन उन बच्चों के लिए बार बार सामने लाया जा रहा है क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं, अपना स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, और जो पूरी तरह इस फील्ड में अच्छा पकड़ मजबूत कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन अब जल्द आ रहा है आपके लिए अगले सेशन में। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन अब आप बना पाओगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है, थोड़ा हिंट दे करके छोड़ता हूं। 80% पास किया इंग्लिश में, 85% मैथमेटिक्स में पास किया, यानी 165 हो गया, और 75% दोनों में। तो 165 अब यहीं से कर लो ना, 80 प्लस 85, 165 माइनस 75, 90। तो 90% क्या हुआ? पास। तो 10% ना फेल, 90% पास, 10% फेल। बोलोगे सर फेल निकालने का क्या क्यों जरूरत है? क्योंकि ये जो डेटा दिया हुआ है फेल का दिया हुआ है। 45 बॉयज फेल, 45 लड़के असफल हुए। तो हम लोग जब तक परसेंटेज में भी उसको कन्वर्ट नहीं कर देंगे फेल को, तब तक हम कैसे इक्वेट कर पाएंगे 45 से? तो 80 प्लस 85 165, 165 माइनस 75 90, 90% पास तो 10% फेल। तो 10% का डेटा दिया हुआ है 45। आपसे टोटल पूछ रहा है क्या? कुल कितने लड़के थे? तो कुल कितने लड़के थे? 100% ना। तो 10 की वैल्यू 45, तो 100 की वैल्यू ना 450, एक जीरो लगा दो डायरेक्ट, हो गया आंसर, ऑप्शन बी। अब ऐसे क्वेश्चन फूक देना, उड़ा देना, राइट। अब सेट थ्योरी के जो क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए, अब पैटर्न थोड़ा चेंज किया। अब हम लोग कभी कभी क्वेश्चंस परसेंटेज में पाते हैं कंपैरिजन का, इनकम के कंपैरिजन का, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल आपके सामने इनकम के कंपैरिजन का रखा जा रहा है। आप अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये आप पे हम पे डिपेंड करता है कि कैसे सॉल्व किया जाए, एक्स लेके या विदाउट एक्स लेके। तो मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि मैथमेटिक्स जो है ना, ट्राई कीजिए बिना एक्स लेकर के, क्योंकि एक्स जब आप लेते हो तो कैलकुलेशन या कॉपियां भर सकती है। जब आप विदाउट एक्स सोचते हो, यानी कुछ अलग मेथड से, प्रोसेस से, तो आप उसको शॉर्टकट वे से बना सकते हो। जैसे ये पहला एग्जांपल है, द मंथली इनकम ऑफ नरेश इज 30% मोर। मैंने परसेंटेज का लेक्चर 1 में आपको बताया था 20% मोर, 30% मोर, 12% मोर, ये सब का मतलब क्या होता है? 30% मोर का मतलब होता है, पहले 30% 3/10 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो मोर जब रहे तो 10 प्लस 3 13/10, ठीक है, बताया था। 20% मोर, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मोर यूज है तो 1 प्लस 5 6/5, लेस होता तो 5 माइनस 1 4/5 होता है। तो यही मोर और लेस का खेल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में कि मंथली इनकम ऑफ नरेश इज 30% मोर देन दैट ऑफ रघु, ठीक है। तो इसको हम लोग रेशियो से बना सकते हैं, फटाक से रेशियो निकाल लो इस तरह से, नरेश और रघु, नरेश, एन फॉर नरेश, आर फॉर रघु, रेशियो से बनाना अब हम लोग लर्न करेंगे। नरेश की इनकम 30% ज्यादा है रघु से। अगर रघु कमाता है 100 तो ये कमाएगा 130, या ऐसे भी सोच सकते हो, इसकी रघु मान लो 1 रुपया कमाता है तो ये 30% मोर है। 30% मोर का मतलब 13/10, ऐसे भी देख सकते हो। भाई साहब मैंने आपको पहले ही बता चुका है 30% मोर। कुछ लोग इसमें शायद कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं रफ पार्ट में आपको बता दे रहा हूं फिर से। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ये मोर वर्ड यूज है। तो मैंने मोर के लिए क्या बोला था? जोड़ देना भाई, तो 13/10, लेस होता तो घटा देना 7/10, तो वही 13/10 मैंने लिख दिया। यानी 13:10 एलसीएम लेके 13:10 भी लिख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? रघु की इनकम 25% लेस देन ऑफ विशाल। अब देखो, रघु, विशाल, ऐसे बना लिया। आर को सामने रख रहा हूं ताकि कंपैरिजन करने में हम सबको आसानी हो।
रघु की इनकम 20% कम है किससे? विशाल से। 20% कम विशाल से। अब देखो 20% लेस, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये रफ पार्ट है समझाने के लिए, लेस है तो घटाएंगे 4/5 ना। तो देखो ये 1 तो ये 4/5, ठीक है जी। तो यानी इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 4:5, ठीक है। तो ये समझाने के लिए ये पार्ट मुझे लिखना पड़ा। मैं डायरेक्ट 13:10 भी लिख सकता था, 4:5 भी लिख सकता था। ओके, अब नरेश है, रघु है, विशाल है। जब तक हम लोग इसको एक छत के नीचे नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? तो यहां देखो रघु यहां 10 है, यहां 4 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट करना चाहेंगे ना। 10 और 4 है, तो 10 और 4 है, तो ये पार्ट को मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहा हूं कि देखो, क्योंकि हौच पौच ना हो जाए थोड़ा समझने में। नरेश और रघु का मैंने अभी निकाला था 13:10 और रघु और विशाल का निकाला था 4:5। देखो रघु यहां रघु 10 है, यहां 4 है। ये कैसे पॉसिबल है? ये जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक रघु तो इक्वल होना चाहिए। यहां 10 है, 4 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? एलसीएम ले सकते हैं। यहां 2 से इंटू करेंगे तो यहां भी 2 से, यहां किससे करेंगे? 5 से, ताकि 20-20 हो जाए दोनों। तो यहां भी 5 से। तो देखिए नरेश, रघु, आर फॉर रघु, वी फॉर विशाल, 26, 20 और 25 ना। यही ना फाइनल रेशियो आया तीनों के बीच। अब बताइए यहां क्या दिया हुआ है? डिफरेंस इन इनकम ऑफ नरेश एंड विशाल इज 800 रुपया। नरेश और विशाल का डिफरेंस है कितना? 800। तो यहां देखिए तो 26 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपया ना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको कैलकुलेट द इनकम ऑफ रघु। तो रघु की इनकम कितनी है? 20 यूनिट ना। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 800, देयरफॉर 20 यूनिट इक्वल्स टू, बोलो 1 रुपया में 800 गोलगप्पा, तो 20 रुपया में 800 गुना 20, 16,000 गोलगप्पा ना देगा, खिलाएगा। ये हो गया आंसर। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया रेशियो से बनाना। ओके, यहां तक क्लियर होनी चाहिए। मैंने इंटू 2 क्यों किया? ताकि रघु का इनकम रेशियो में क्या हो जाए? सेम आ जाए। यहां 20 तो यहां भी 20। ऐसा कभी नहीं हो सकता। रेशियो बंटवारा में रघु फिक्स होगा कांस्टेंट करने के लिए। इसमें इंटू 2 किया तो यहां भी इंटू 2 करना पड़ा, यहां इंटू 5 किया तो यहां भी इंटू 5 किया, ताकि रघु 20 है तो यहां भी 20 हो, तब जाकर के हम लोग एक छत के नीचे लिख पाए। और यहां पे 26 और 25 में 1 क्यों आया? क्योंकि यहां दिया हुआ है नरेश और विशाल में डिफरेंस कितना है इनकम का? 800। तो यहां रेशियो में डिफरेंस है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 800, देयरफॉर 20 यूनिट। 20 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रघु के इनकम को। ओके, चलो अगर इसी तरह का एक और सवाल आपके सामने रखा जाए तो क्या मैं उम्मीद करूं आप सब लोग बना पाओगे? बेशक। चलिए अगला सवाल। यह तो बड़ा ही आसान है। ऐसा नहीं है, आसान है। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो प्रीवियस बताया ना उस तरह का आपको मिलने वाला है। अशोक ने 40% अपना संपत्ति जयंत को दे दिया, 40%। फिर जयंत ने क्या किया? जो भी मिला ना प्रकाश को दिया उसका 1/4, ठीक है। फिर 200 रुपए वो टैक्सी ड्राइवर को दिया और उसके पास 600 रुपए अभी भी बच गए। किसके पास? प्रकाश के पास। तो अशोक का वेल्थ कितना था ये बताओ। एक लाइन में आप बना सकते हो। अशोक के पास कितना था? ए पता नहीं, 20%, 2/5, 40%, 40% मीन्स 2/5। फिर इतना कौन पाया होगा? इतना पाया होगा जयंत। फिर जयंत ने प्रकाश को 1/4 दे दिया, 1/4। अब देखिए इतना कौन पाया होगा? प्रकाश। प्रकाश कितना पाया होगा? 600 अभी भी प्रकाश के पास बचा है टैक्सी ड्राइवर को 200 देने के बावजूद। यानी प्रकाश के पास कुल मिला के 800 ना आया होगा, तब ना वो 200 निकाला, उसमें से 600 अभी भी बचा हुआ है।
तो अशोक के पास वेल्थ कितना था, निकाल लो। ए फॉर अशोक 8000 हो गया आंसर। तो अशोक के पास कितना वेल्थ था, 8000। ये 800 कहां से आया, ये सोच रहे हो। मैं 200 निकाल के दे दूं अभी भी, मैं बोलूं कि 600 अभी भी मेरे पास बच गए, तो कुल मिला के हमें 800 ना मिला होगा, इसीलिए 800 से इक्वेट किया। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही नॉर्मल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए 20% ऑफ अनुज ईयरली इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ राज। मंथली इनकम ऑफ राज इज इक्वल टू 60% दैट ऑफ रवि। इफ ईयरली इनकम ऑफ रवि इज 1.44 लाख, कैलकुलेट अनुज मंथली इनकम। बहुत ही आसान सवाल, बड़ा ही आसान सवाल हमें, लेकिन मंथली इनकम निकालना है। तो देखो, जब कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम आपके सामने रखे जाएं, तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, अपील है कि वैल्यू जब ऑलरेडी डिक्लेयर है तो उसी को आप ये करो, पकड़ो, उसको टारगेट करो। किसकी वैल्यू दे रखी है, किसकी इनकम दे रखी है ऐसे क्वेश्चन में। इस ऐसे क्वेश्चन में रवि का इनकम दिया हुआ है 1,44,000, रवि ना, तो रवि को पकड़ो, बाकी सबका भंडाफोड़ हो जाएगा तुरंत। रवि को हम लोग टारगेट करेंगे। रवि का दिया हुआ है 1,44,000, तो रवि का अगर ईयरली इनकम है 1,44,000, तो रवि का मंथली इनकम क्या होगा, पर मंथ इनकम, मंथली इनकम क्या करूं मैं, बताओ। 1,44,000 है, इसमें अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो 12,000 ना, ये किसकी इनकम आ गई, रवि की। रवि को टारगेट करना, क्योंकि रवि की इनकम डिक्लेयर्ड है। तो याद रखना, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम कहीं भी दिखे, जिसकी इनकम दी रहे उसी को करो, बाकी और किसी पे मतलब ध्यान ही मत देना, सारा का भंडाफोड़ हो जाएगा, सबका निकल जाएगा। ये जानबूझ करके दिया जाता है अंत में किसी की वैल्यू। अब देखो, राज का जो इनकम है 60% ऑफ रवि है, राज का इनकम जो है 60% ऑफ रवि है, तो देयरफॉर राज का इनकम निकल जाएगा भाई। देयरफॉर राज बराबर 60%, तो 12,000 का 3/5, 60% मतलब 3/5, राज का निकल गया 7200। 7200 हमें निकालना किसका है भाई, अनुज का, अनुज ना। अब देखो अनुज वाला तो यहां ही निकल जाएगा। 20% ऑफ अनुज इज इक्वल टू 75% ऑफ राज। देखो देयरफॉर 20% ऑफ अनुज दिया हुआ है बराबर 75% ऑफ राज। 75% ऑफ राज, राज तो 7200 है भैया, तो राज की जगह 7200। अब बोलो अनुज निकल गया, हो गया आंसर, और क्या। 5 4 जा 5 15 जा 4 1800, 1800 गुना 15 27,000 है जी। ऑप्शन देखो तो 27,000 है ना, ऑप्शन 2। तो ऐसे उड़ा देना इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो इससे यह सबक मिला हम सबों को कि जिसकी इनकम दे रखी हो उसी को टारगेट करो, उसी को लेके आगे बढ़ो, आंसर अपने आप भंडाफोड़ होता चला जाएगा। किसी की भी इनकम आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपको टिप्स आपके लिए। चलिए अगला सवाल। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख चुका हूं, ठीक है। सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन मोना, मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इफ सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 5780 देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट डन बाय रघु। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए दिए जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस तरह के क्वेश्चन आपको बना के दिया है, आपके सामने पेश किया है। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए, कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे, ट्राई कीजिए, या कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को बता देना, ठीक है, क्योंकि ये सवाल बता दिया गया है। अगला सवाल, ये भी उसी अंदाज का है, उसी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको बनाना होगा, अभी तुरंत। तो 10 सेकेंड का वक्त है, चलिए बनाइए, उसके बाद नहीं तो मैं बनाता हूं। ऐसे क्वेश्चन बार बार
मैं कहता हूं रेशियो से बनाओ, बड़ा मजा आएगा। एज इनकम इज 150% ऑफ बीज इनकम। देखो भैया, ए की इनकम जो है 150% ऑफ बीज इनकम, 150% मतलब 3/2 ऑफ बी, यानी ए और बी के बीच का रेशियो क्या है 3:2। ये पार्ट मैं जो किया हूं ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया, मैं डायरेक्ट 3:2 लिख सकता था। ओके, फिर से यहां देखा जाए, सीज इनकम इज 120% ऑफ एज इनकम। सी का इनकम जो है 120%, 120% मतलब 6/5, 120/100, 26 जा 120, 25 जा 100, 6/5 ऑफ किसका, ए का। अब बताइए यहां पे सी और ए के बीच का रेशियो क्या होगा 6:5। तो ये पार्ट समझाने के लिए मेन हमें इससे मतलब था, ये और ये। अब जरा भाई साहब देखिए, यहां ए की वैल्यू 3 यूनिट है, यहां ए की वैल्यू 5 यूनिट है, ये पॉसिबल है नहीं, ए तो फिक्स होगा। क्या कर सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम के लिए यहां हम लोग 5 से इंटू कर दें, यहां भी 5 से इंटू कर दें, यहां हम लोग 3 से इंटू कर दें, यहां भी 3 से इंटू कर दें। अब बताइए ए बी सी कितना हो जाएगा फाइनली, ए बी सी, ए तो आ गया हमारा 15, यहां भी तो 15 ही है, बी कितना आएगा 10 और सी 18 ना, तो 15, 10, 18 ये हमारा एबीसी आ गया, 15, 10, 18। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है, तीनों का टोटल इनकम 86,000 है, तो आपको सी का इनकम निकालना, वेरी इजी। 15, 10, 25, 18, 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8600, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/43 इंटू 8600 ना, सॉरी 86,000, सॉरी 86,000, 18/43 इंटू 86,000 विच इज इक्वल टू 36,000 ना आफ्टर कैंसलिंग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन। तो ये करना है आपको, पहले रेशियो लिख लो और जो पार्ट कॉमन है उसको इक्वल कर देना, तो एक छत के नीचे आप लिख पाओगे, एक छत के नीचे लिख सकोगे। तो ये तरीका है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी कंपैरिजन, अभी मैंने कहा था जिसकी इनकम दे रखी है उसको टारगेट करो। पहले ऊपर का लाइन देखो तो, आशा इनकम इज 60% ऑफ दीपक। आशा का जो इनकम है, ए फॉर आशा 60% ऑफ दीपक, ए इज इक्वल टू 60% ऑफ डी, जो दिया हुआ पहले मैं वो लिख दे रहा हूं, इक्वल्स टू 120% ऑफ एम, 120% ऑफ एम। अब जरा देखिए माया की इनकम क्या है, फाइंड मायाज इनकम इफ दीपक इनकम इज 78,000। आशा से कोई लेना ही देना नहीं है, ये तो हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। पहले तो ये निकाल लो, 62 जा 120, तो डी की वैल्यू तो 78,000 दे रखी है, डी मतलब दीपक, तो 78,000 इक्वल्स टू 2m, तो m इक्वल्स टू 39,000 ना, m फॉर माया, हो गया आंसर। डी के जगह 78,000 रख दिया मैंने, डी दीपक का इनकम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो बताइए माया का इनकम कितना होएगा 39,000, तो 39,000 कहां है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हो, बजा सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, सॉरी बजा नहीं सकते, बना सकते। ओके, ये भी रेशियो से, वही रघु वाला जो क्वेश्चन जिस तरह से बनाया था उसी तरह से इसको भी आपको बनाना है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। ये भी एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए आपके जिम में छोड़ रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस वही है, पैटर्न वही है, सिर्फ वैल्यूज डेटा आपको अलग मिलेगा, लेकिन अंदाज वही है, रेशियो से इसको बनाना है। तो ये क्वेश्चन का भी हमें आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज 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 इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करें, राइट है या रॉन्ग वो मैं बता दूंगा। ओके, चलिए अंतिम सवाल आज का। रमोला's इनकम
is 3 times Ravina's income. Ravina's income is 15% more than Ruchira's income. Ruchira's income is rupees 32,000. देखो, यही मैं कह रहा हूं, जिसका इनकम दिया रहे। इस तरह का भी क्वेश्चन अभी एक दो मैं बता चुका, लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। चलो अब हम लोग मिलकर बनाएंगे इस क्वेश्चन को। रुचिरा का इनकम डिक्लेयर्ड है 32,000। मैंने कहा है जिसका इनकम डिक्लेयर है उल्टा चलो, उसी को टारगेट करो। तो रुचिरा का इनकम दिया हुआ है 32,000, तो रवीना का इनकम 15% मोर है, तो देयरफॉर रवीना का इनकम निकल जाएगा 15% मोर है भैया। तो 32,000 का 15% मोर 23/20। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 23/20 कहां से लिख डाले। मैं तो लेक्चर 1 से ही कहते आ रहा हूं 15% मोर। देखो 15% तो होता है 3/20 फ्रैक्शन, मोर है तो इसको जोड़ना है 23/20। आप डायरेक्ट 115/100 भी लिख सकते थे, तो वो भी कैंसिल होकर 23/20 ही होता। क्योंकि इस तरह का पहले लेक्चर में बताया गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट 23/20 आपके सामने ये कॉन्फिडेंस के साथ रख पाया कि बहुत बच्चे रिवीजन करके बैठे होंगे तो डायरेक्ट समझ जाएंगे कि क्या करना की कोशिश कर रहा हूं। ओके, अब बोल रहा है कि रमोला का जो इनकम है 3 टाइम्स ऑफ रवीना। ये तो रवीना आ गई, तो रमोला, देयरफॉर रमोला 3 टाइम्स। तो क्या करेंगे, 32,000 इंटू 23/20 इंटू 3 ना, बस इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो तो आपको इनकम मिल जाएगा रमोला का। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अंतिम लाइन में एनुअल इनकम, बहुत बच्चे यहीं तक समझ बैठेंगे कि आंसर कंप्लीट हो गया। एनुअल यही करता है एग्जामिनर कभी कभी, हमारे दिमाग में तो मंथली इनकम बैठा रहता है, लेकिन अंतिम लाइन को हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं। वार्षिक, तो बताओ भैया इसको वार्षिक में बदलने के लिए क्या करेंगे, एनुअल समूचे को किससे इंटू कर देंगे, एक बार और 12 से कर देंगे, किससे, इंटू 12, राइट, इंटू 12 कर लो, बस हो गया। इसका आंसर आना चाहिए 13,24,800, ये आंसर होगा। कैलकुलेट करके आप देख सकोगे 13,24,800 आएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो ये था हमारा आज का परसेंटेज पर बेस्ड डिस्कशन लेक्चर कह लो। अब जब हम लोग अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी तो उसमें हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ जो आया हुआ बैंकिंग में, अभी क्योंकि आने वाले एग्जाम्स हमारा बैंक का आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको सामने रखे जाएंगे। और याद रखना, ये सब जो पढ़ाई हो रही है ना, पढ़ रहे हो, इसका सीधा सीधा फायदा बैंकिंग स्टूडेंट्स को या एसएससी वाले स्टूडेंट्स को, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको डीआईज में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि डीआई आप जानते हो, डीआई में अच्छा करते हो आप, तो आपके लिए पीओ एग्जाम्स निकाला, मैथमेटिक्स में फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये सब आपको एक बेस दिया जा रहा है ताकि इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओ, अब बना बैठो खुद के दम पे। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करोगे और फिर से रिवाइज करोगे, रिवाइंड करके भी आप देख सकोगे क्वेश्चंस वगैरह, आप आए हुए क्वेश्चंस थे उसका प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी अदर बुक से। थैंक यू। तो आज का सेशन इतना ही, कल मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच।